ईरान से, जहां पर एक तरफ तो इस्राएली बमबारी में शिद्दत आ गई है और दूसरी तरफ वहां पर एक बड़ा जलजला भी आया है। जी हाँ, जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 या 5.1 के करीब जो है वो महसूस की गई है। लेकिन मगरबी मुबस्सर कह रहे हैं कि ये जलजला कुदरती नहीं है, बल्कि शायद ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब जाहिर है किसी के पास भी इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में 2 ऐसे जलजले आ चुके हैं जो कि उस इलाके की रूटीन से हटके हैं। अब अगर ये बात वाकई दुरुस्त है या इसमें किसी किस्म की भी कोई सच्चाई है, तो ये पूरे खित्ते की सूरत हाल को बदल के रख देगी। जिस चैलेंज से इस वक्त पूरा खित्ता नबरदज़मा है, स्पेशली ईरान, मेरे ख्याल में उससे सूरत हाल मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाएगी या आपको एक और ही सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। या तो फिर जंग जो है वो एक ऐसा मोड़ ले लेगी कि शायद सभी के लिए तबाही का बायस बनेगी, और या ये जंग थम जाएगी। देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या वाकई ही इस जलजले का कुछ लेना देना है ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ या नहीं। ये बात तो तय है कि ईरान जिस तरीके से अभी तक आंखें दिखा रहा है और जिस तरीके से वो धमकी के जवाब में वापस धमकी दे रहा है, हमले के जवाब में वापस हमला कर रहा है, इसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि पिछली कई दहाइयों से ईरान पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, उसके बाद ईरान के पास रवायती असलहा जो है वो तो जैसे एयरफोर्स है और दूसरी चीज़ें वो तो टक्कर की नहीं है। उसके बावजूद ईरान जो है वो, और ईरान ये भी कहता है कि हमने न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, तो फिर उनका मुआहदे के ऊपर इस वक्त दस्तखत ना करना या मुज़ाकरात के अंदर ना जाना अपने ताईं कई चीज़ें एक्सप्लेन करता है। लेकिन आने वाले दिनों में ज़ाहिर इसका किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि ये जलज़ला आया और उसके ऊपर मगरबी मुबसरीन जो हैं वो सोच रहे हैं कि शायद इस जलज़ले का ये कोई कुदरती जलज़ला नहीं है, बल्कि ये शायद न्यूक्लियर टेस्ट किया है ईरान की तरफ से। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक जितने भी हमले ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर किए गए हैं, उनमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। ये अलग बात है कि इसराइल ने शुरू में ये क्लेम किया कि ईरान के ऊपर हमने जो हमले किए हमें खासी कामयाबी मिली, लेकिन अब तकरीबन इसराइल भी ये बात मान रहा है कि किसी किस्म की कोई वाज़ेह कामयाबी नहीं मिली। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर एटॉमिक किसी भी फैसिलिटी के ऊपर कोई इफेक्टिव हमला होता तो वहाँ से जो ताबकारी फैलनी थी उसके फिर शवाहिद ना ईरान छुपा सकता था, ना दुनिया में कोई और छुपा सकता था। तो फिर ये चीज़ वाकई वाज़ेह हो जानी थी कि एक डिसाइसिव किस्म का हमला करने में इसराइल कामयाब हो गया है। हमने जो पिछला भी व्लॉग किया जिसमें आपको हमने पूरी तफसील से बताया कि किस तरीके से ईरान के जो महफूज तरीन न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम बम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिविलियन या और बिजली बनाने और दूसरे पर्पसेस के लिए हम उसे कर रहे हैं। वो इतने गहरे पहाड़ों के अंदर हैं, नीचे हैं, कि अभी तक कोई ऐसा बम नहीं बना जो उन तक पहुंच सके। हमने पिछले व्लॉग में पूरी तफसील के साथ जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में पूरा जिक्र किया, वो किस इलाके में हैं, उनकी कितनी गहराई है और अमेरिका के पास कौन सा बम है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चांसेस फिर भी कम है कि वो पहुंच सके। इस चीज़ के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर रावलपिंडी और बलूचिस्तान के दरमियान की है। बलूचिस्तान से जो डॉक्टर मारंग बलोच हैं, आपको पता है कि एक इस वक्त वो मज़ाहमत की का इस्तारा बनी हुई हैं और लीड कर रही हैं एक ऐसी तहरीक को जिसको एक तरफ पाकिस्तानी जो जर्नल्स हैं वो कहते हैं कि ये टेररिज्म की प्रॉक्सी हैं और ये टेररिस्ट ग्रुप जो BLA है उसके साथ मिली हुई हैं, इंडिया के इशारों पर चल रही हैं। दूसरी तरफ वो कहती हैं कि मैं सिर्फ मिसिंग पर्सनस का मुकदमा लड़ रही हूँ और जो बलूचिस्तान से मासूम लोगों को मिसिंग कर दिया जाता है, मैं तो उनके लवाहिकीन की आवाज़ हूँ, क्योंकि उनके अपने वालिद को पहले मिसिंग किया गया था और फिर उनकी लाश फेंक दी गई थी। अब मारंग बलोच साहबा ने जो DG ISPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उनके ख़िलाफ़ एक कानूनी लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि DG ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारंग बलोच साहबा को दहशतगर्दों की प्रॉक्सी कह दिया था और उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे। काफ़ी सख्त इल्ज़ामात लगाए थे, गुस्से में थे DG साहब, और ख़ातून होने के बावजूद वो उन्हें तुम करके पुकार रहे थे और इल्ज़ामात भी बहुत ही संगीन थे कि वो टेररिस्टों की प्रॉक्सी हैं, इंडिया के कहने पर हो रहा है, BLA के साथ मिली हुई हैं, और ख़ास से उनके ऊपर जो हैं वो सख्त इल्ज़ामात लगाए थे कि वो एक किस्म का उन्हें दहशतगर्द ही डिक्लेयर कर दिया था। अब उन्होंने अदालत जाने का फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा कि आपने बलूच कौम का मुसलसल तमस्कर उड़ाया है, आपने मेरा तमस्कर उड़ाया है, आपने मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है और मेरे पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जिसके आपके पास कोई सबूत नहीं हैं तो उनको सामने लाइए। और वो अब हर जाने का दावा भी किया है और उसके साथ साथ वो अदालत भी जाएंगी। खैर,
ये तो उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी अखलाकी पूरी की होगी, क्योंकि अदालत में तो अगर मारंग बलूच साहबा गई डीजी साहब के खिलाफ तो जज साहब कहीं मारंग के खिलाफ ही पहली पेशी पर ही कोई फैसला ना कर दें। इसलिए अदालत में तो कुछ नहीं होना, लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने नफसियाती तरीके से या एक रैकेट पर लाने के लिए चीज़ें उन्होंने अपना जो कानूनी नोटिस है वो इनको भेजा है। और इससे ये भी लगता है कि अगर कभी वो कोई मुकदमा कर सकें मुल्क से बाहर तो शायद वो इन पर करेंगी। ये एक नई शुरुआत है, नई डायमेंशन है तो इनकी कस्टडी में अभी तक। देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाते हैं, वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। अगली खबर चेयरमैन वापडा की से रिलेटेड है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी बहुत मशहूर हुए थे पिछले दिनों। एकड़ों पर मुहित इनका एक फार्म हाउस, उस पर इनके बेटे का इंटरव्यू था जिसमें वो स्विमिंग पूल से लेके सब कुछ दिखा रहा था और कह रहा था कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह मियाँ का भी वो शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिनकी वजह से उन्हें वो घर बार मिला था। सोशल मीडिया अगर आप जाकर अभी चेक करेंगे तो भरमार है इल्ज़ामात की सज्जाद गनी साहब के ऊपर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर हों या दूसरे लोग हों जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं शदीद तरीन करप्शन के। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2013 में शायद कोर कमांडर कराची थे और इन्होंने वहाँ पर बहुत करप्शन की। अब ये मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन लोगों के इल्ज़ामात हैं, इसलिए मैं जब तक कोई डॉक्यूमेंट ना देख लूँ मैं आपको हतमी तौर पर तो कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन इल्ज़ामात लोग बहुत शदीद लगा रहे हैं। फिर हमारे सामने ये भी आ रहा है सोशल मीडिया से कि जो धासू डैम है वो 4 अरब उसकी कॉस्ट होनी थी, इन मोहतरम की वजह से वो 36 अरब तक पहुंच गया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये धीमक की तरह जो है इस सारे मामले को पाकिस्तान को लग गए हैं। और सज्जाद गनी साहब अकेले नहीं थे, आपको पता है कि हमारे हाफिज़ जो हैं वो भी FIA को हेड कर रहे हैं, वो भी रिटायर्ड। वैसे तो मैं लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ कि कौन कौन रिटायर्ड हमारे जनरल साहबान कहाँ कहाँ बैठे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन रिटायर्ड साहबान को तो छोड़ दें, हमारे तो यूनिफॉर्म के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब को नादरा का चेयरमैन लगा दिया गया था। अदालत ने उन्हें हटाया, फिर काजी फायजीसा के साथ मिलकर अदालत को मैनेज करके उनको वापस बहाल करवाया गया उस पोजीशन के ऊपर। तो अब सज्जाद गनी साहब ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है इस्तीफ़ा देने से पहले जिस तरीके से आपने पता नहीं कभी फ़ोम को पानी में डालें तो आप जिस तरीके से वो पानी को पी जाता है, सोख कर जाता है, इसी तरीके से वापडा में रहे हैं, पानी तो नहीं पी सके होंगे लेकिन सीमेंट बजरी पी गए होंगे जो कुछ भी इनके नीचे होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत ही ज़्यादा संगीन इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और कहा जा रहा है कि शायद बहुत सारे करप्शन से रिलेटेड केसेस अब इन पर खुलने जा रहे हैं। देखते हैं, वैसे तो मैं बड़ा हैरान हूँ इनको उतारे जाने, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं, ज़्यादा खुश ना होइए, क्योंकि अगर इन पर वाकई करप्शन के इल्ज़ामात हैं और बड़ी करप्शन के हैं तो फिर ये कहीं कौमी गवर्नमेंट के अंदर अगले वज़ीर-ए-आज़म ही ना बना दिए जाएँ। क्योंकि हमारे जो हाफिज़ साहब हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, उनको तो करप्ट लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जो जितना करप्ट होता है उसको उतनी बेहतर जगह से वो नवाजते हैं। तो इसलिए सज्जाद गनी साहब से मैं तमाम लोगों को जिनके इनसे तल्लुकात हैं उनको मैं ये तंबीह कर रहा हूँ कि इनका फ़ोन उठाना बंद मत कीजिएगा, इनसे बातचीत करते रहिएगा, इनका एहतराम करते रहिएगा। अमूमी तौर पर लोग जब पोजीशन से हट जाते हैं तो पाकिस्तान में लोग उनकी बातचीत सुनना बंद कर देते हैं। मेरा मशवरा ये है कि ऐसा मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि जो कारनामे हैं जो हमें सोशल मीडिया से पता चल रहे हैं, जो सज्जाद गनी साहब के कारनामे हैं, तो जनरल साहब अपने कारनामों की वजह से जितने बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो फिर तो ये आइडियल कैंडिडेट होंगे हाफिज़ साहब के लिए, किसी बड़ी पोजीशन के लिए, या किसी बड़े मुल्क के अंदर सफ़ीर के तौर पर इन्हें भेजा जाएगा, या किसी बड़े ओहदे का दोबारा से ये जो है वो इफ्तिताह करेंगे अपने हाथों से अपने ओहदे का। इसलिए बच के रहिएगा इनसे, क्योंकि आजकल जो जितना करप्ट है वो उतना ज़्यादा अप्रिशिएटेड है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होता है। अच्छा जी, सदर ट्रंप का अगला बयान आपके सामने रखते हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं है। एग्जैक्टली यही व्लॉग हमने यही बात पूरी तफसील के साथ अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा बम है वो भी 57 जिसका नाम है, वो बम भी जो है वो उनके बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वो बम जो है वो कंक्रीट को 60 फीट तक नीचे क्रश कर सकता है या तोड़ सकता है या पहुँच सकता है, और ज़मीन को 200 फीट तक। और ईरान की फैसिलिटीज़ जो हैं वो पहाड़ों के नीचे हैं, और वो भी 300 फीट नीचे जाकर उन्होंने अपना एटमी प्रोग्राम जो है उसको बनाया हुआ है। तो इसलिए सदर ट्रंप यहाँ कह तो ये रहे हैं कि इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं, लेकिन आज आपको पता है कि इसराइल और अमेरिका में तो कोई फ़र्क नहीं है, ये इकट्ठे ही हैं, एक ही मुल्क लगते हैं अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। तो दूसरे लफ्ज़ों में शायद वो ये भी कहना चाह रहे हैं, या कह नहीं रहे लेकिन कहना यही चाह रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि अगर उन्होंने एटम बम बना लिया तो फिर हम उनका कोई सिस्टम जो है वो डैमेज कर सकें।
अब वो बना पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बनाया है कि नहीं, क्या वो बनाना चाहते हैं कि नहीं, चाहते तो शायद होंगे, लेकिन क्या उनके अंदर सकत है कि वो बना पाएंगे कि नहीं। और जैसे पहली खबर में कहा कि जो धमाका हुआ है, क्या उन्होंने उसकी टेस्टिंग की है या अभी भी नहीं की, या उनके पास ये फैसिलिटी अभी नहीं है। ये तो हल तलब ये वो सवालात हैं जो हल तलब हैं, जिनके जवाबात हमारे पास भी नहीं हैं। जैसे ही आए तो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर आपके सामने, वो भी तशवीशनाक खबर है। खबर ये है कि ईरान के मुमकिना हमले की वजह से अमेरिका ने कतर में वाक़ अपनी जो मरकज़ी उनकी एयरबेस है, वहाँ से अपने जहाज़ हटा लिए। वहाँ से जहाज़ उड़ा के कहीं और जाकर पार कर दिए हैं, वहाँ से जहाज़ हटा लिए हैं। ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। ये मेजर डेवलपमेंट इसलिए है कि इससे लगता ये है कि अमेरिका बहादुर जो है वो हमले करने की अब ठान चुका है, या आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका शायद डायरेक्ट ना कहीं इन्वॉल्व हो जाए इस जंग के अंदर। क्योंकि पिछली दफ़ा भी याद कीजिए, जब उन्होंने बेसिस के ऊपर से अपने लोगों को हटाया था, तो उससे 2 दिन के बाद इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। अभी भी अगर वहाँ से जहाज़ वाकई हटाए गए, जो कि सैटेलाइट की तस्वीर ये क्लेम कर रही है, और सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बहुत बहस है कि ये जहाज़ यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला जो है वो ईरान पर गालिबन होने जा रहा है, और उसमें शायद फिर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो। आपको पता है कि हाफिज़ साहब से मिलने के फ़ौरन बाद जो सदर ट्रंप हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम किस वक्त ईरान पर हमला करना है इसका हम ऐलान कर देंगे। तो स्केजुअल तो वो दे चुके हैं, अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। अच्छा जी, अगली खबर न्यूज़ वीक की है। वो कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। न्यूज़ वीक ने हेडलाइन लगाई है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया है, जबकि वो इसके पड़ोसी ईरान को धमकियां लगा रहा है और कह रहा है कि हमें अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, वरना हमें पता है कि आयतुल्ला खामेनाई कहाँ हैं और हम उन्हें कत्ल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो कहाँ हैं। अब न्यूज़ वीक ने अकेले नहीं ये कहा, ये जो हाफिज़ साहब ने कारनामा किया है, अभी अभी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट किया है, उसके साथ साथ प्रोफेसर डेरेक ग्रॉसमैन वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी थी उसको शदीद इससे धचका लगा है। जो पाकिस्तान का एहतराम था उसमें बहुत कमी आई है, ये वाला काम जो पाकिस्तान ने किया है। क्योंकि ज़ाहिर है ये जो मौजूदा सारा सिस्टम हुआ है, इसराइल का, गज़ा का, अभी ईरान का, तो इसमें खासी कंट्रोवर्सीज़ हैं। और इन हालात के अंदर, इन सारे माहौल के अंदर, आज सेनेटर मुश्ताक, जी हाँ, आपको पता है कि सेनेटर मुश्ताक काफ़ी वोकल हैं ह्यूमन राइट्स के लिए भी, और जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। आल्दो जमात इस्लामी उनके साथ नहीं खड़ी होती, वो अकेले ही खड़े होते हैं असूलों के ऊपर। उन्होंने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने हुकूमत के इस फैसले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनकीद की है और उनको आईना दिखाने की कोशिश की है कि साथ देखें ईरान के अंदर क्या हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो अब आपकी तवक्कुआत हैं ज़ाहिर है सबकी कि शायद चीन इसके अंदर कूद जाए, शायद रशिया इसके अंदर कूद जाए, और एक और बहुत तवक्को है, बड़ा तगड़ा मुल्क है, तुर्की है, शायद वो कूद जाए। तो अब दोनों के आपको बयानात बता देते हैं। चाइना ने तो खैर बार बार यही कहा है कि सुलह कर लें, सुलह करें या सुलह की तरफ बढ़ें, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें, ये अनप्रोवोक्ड अटैक ना करें। बयान की हद तक तो उन्होंने काम किया है। दूसरी तरफ रूस ने भी तगड़ा बयान दिया था, और साथ सदर पुतिन ने यह भी कहा था कि मैं इसराइल और ईरान की सालसी करवाने को भी तैयार हूँ। अब उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आइडियाज़ थे जो मैंने पेश किए थे, मैं सालसी की पेशकश जो है उससे इनकार करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं सालिस बनने की कोशिश वो नहीं कर रहे खुद साख्ता, ये सिर्फ मशवरा दिया था दोनों ममालिक की कशीदगी कैसे कम की जा सकती है। अगर ये चाहेंगे दोनों तो हम इसमें कोशिश कर सकते हैं, वरना हम कुछ ख़ास कोशिश अपने ताई नहीं कर सकते। हमने आइडिया दिया था, ये आइडिया की हद तक ही मेरे इस बयान को लिया जाए। यही नहीं, दूसरी तरफ जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने ये कहा है कि इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। अब से चंद साल पहले तक जो मुसलमान दुनिया थी उसमें एर्दोगान साहब का भी एक तूती बोलता था। लोगों को ये लगता था कि एर्दोगान साहब जो हैं वो किसी भी वक्त कहीं पर भी हमला होगा तो उठ खड़े होंगे। मेरा ख्याल माजी में शायद ऐसी कोशिश करते भी रहे। उसके बाद जो भी उनके मारूजी हालात हैं तुर्की के अंदर के या बाहर के, अब वो भी बहुत ही चुपके से रहते हैं। वो भी ज़ोर से सांस भी नहीं लेते, ज़ोर से कोई बयान भी नहीं देते कि कहीं जो साम्राज्य है, आलमी साम्राज्य है, उनको कहीं बुरा ना लग जाए और एर्दोगान साहब के ऊपर कहीं कोई बुरा वक्त ना आ जाए। तो जो तुर्की के सदर एर्दोगान है, उनका भी ये एक बस ठंडा मिठा किस्म का बयान आया है। वैसे उनकी भी सिचुएशन वही है जो नून लीग की मोदी के बारे में सिचुएशन है। जैसे नून लीग ने मोदी के ऊपर को खातर ख्वाह बयान नहीं दिया था, उसी तरह के काम जो हैं वो आजकल माजरत के साथ तैयब एर्दोगान साहब कर रहे हैं, और वो भी किसी किस्म का कोई ख़ास बयान इसके ऊपर दे नहीं रहे। अगली खबर लाहौर से है। लाहौर से 22 तारीख जो कि कल है, एक ट्रेन चलनी थी जो पहुंचनी थी मॉस्को, और इस
ट्रेन का कुछ लोग कहते थे 16 को इसने जाना था, कुछ कहते नहीं 22 को जाना था। अगर 16 को जाना था तो किसी को नहीं पता कि ये गई है कि नहीं, और अगर 22 को जाना तो ये कल है। इस ट्रेन ने, फ्रेट की ट्रेन थी, जाहिर है ये जो माल बरदार आप ट्रेन कहिए, जिसने बिजनेस और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड सामान लेकर, खाम माल लेकर रूस मॉस्को तक जाना था इस ट्रेन ने, और लाहौर से चलना था। और ये ट्रेन जो है वो अब तजिए किए जा रहे हैं कि शायद ना जाए। अब पता नहीं कि इसकी वजह जो हाल ही में वाइट हाउस के अंदर मुलाकात हुई है वो है, या उससे पहले ही ये फैसला किया जा चुका है, या बाद में किया गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसने 16 जून को जाना था, लेकिन अभी तक नहीं पता गई है कि नहीं, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इसने 22 तारीख को जाना था, तो कल पता चलेगा ये जाती है कि नहीं। तो नज़र रखिएगा, हम भी नज़र रखेंगे। अगर ये ट्रेन नहीं जाती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हमने कोई और ट्रेन पकड़ ली है, ये ट्रेन हमने छोड़ दी है। इसके फिर क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। ये एक वीडियो आपके सामने रखनी है, ये पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसे डिपिक्ट करती है। पाकिस्तान में जो भी ताकतवर शख्स है वो अपने से नीचे वाले को कैसे बेइज्जत करता है। अच्छा, ये आप अक्सर इन चीज़ों को इंसानी रवैयों के साथ देखते हैं और इंसानी हमदर्दी के तहत देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एंथ्रोपोलॉजी के लेंस से और सोशियोलॉजी के लेंस से इन रवैयों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रवैये अगले रवैयों को जन्म देते हैं। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये पहले ज़रा वीडियो देखिए। ये कोई आम शख्स नहीं है, कोई चपरासी नहीं है। कोई चपरासी होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी होता है इसलिए वो रिसीविंग एंड पे होता है। वैसे तो वो भी हमारी तरह का इंसान होता है। क्लर्क होना भी बुरी बात नहीं, लेकिन रिसीविंग एंड पे होता है। तो ना ये क्लर्क हैं किसी के, ना ये चपरासी हैं, ना ये ड्राइवर हैं। ये सरगोदा PP 78 से रुकने सूबाई असम्बली जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सरगोदा राणा मुनव्वर गौस साहब हैं। ये मरीम नवाज़ के साथ बातचीत कर रहे थे और इनको सख्ती से अज़मा बुखारी साहबा ने मना कर दिया। आप ज़रा ये वीडियो देखिए एक दफ़ा, हम स्क्रीन पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको दिखा रहे हैं। आप ज़रा गौर कर लीजिए कि वो किस बुरे तरीके से उन्हें डायरेक्ट करती हैं कि यहाँ से चले जाओ, और वो नीचे सर फेंक के चले जाते हैं, हालांकि वो उनसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरे दोस्त हैं वो किस तरीके से, सर वो भी MPA हैं। वो जो दूसरे दोस्त खड़े हैं वो ये मत सोचिए कि कागज़ कागज़ लाने वाले हैं, वहाँ पर कोई बेल बॉय है, नहीं, वो भी MPA है। ये मुझे इनका नाम नहीं पता ये कौन से MP है, लेकिन ये साहब भी MP है। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे अच्छे बच्चे बन के वो बिल्कुल झुक के, हालांकि उनकी सूरत हाल जो है वो माशाल्लाह ऐसी है कि वो झुक नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी झुक के बहुत बंदे के पुत्र बन के वो बड़े आजिज़ तरीके से, कभी अपने माँ बाप के सामने इतनी इन्होंने ह्यूमिलिटी नहीं दिखाई होगी, लेकिन मरियम साहबा के सामने सब्दी माँ जो है वो किस अदब के साथ झुक के बातचीत सुन रहे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आपको इससे क्या तकलीफ़ है, उनकी पार्टी है, उनकी चीफ मिनिस्टर है, वो झुक के बात करे, अदब कर रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं, इससे आपको क्या तकलीफ़ है? नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे नहीं तकलीफ़ होनी चाहिए, वो वाले पाँव में बैठ के बात सुने, मैं कौन होता हूँ। लेकिन जिस तरीके से अज़मा बुखारी साहबा ने उनको धत्कारा है, अब इससे होगा क्या? ये एक रवैया है। अज़मा बुखारी साहबा बेचारी, खुद तो उनकी भी हालत वही है, ऐसे ही करती होंगी, खुद भी वो कनीज़ हैं कि आप देखें वो कैसे पेपर्स रख रही हैं और उनको बस उड़ती लगी हुई है, ऐसे आप कह दें। लेकिन इससे नुकसान ये है कि जब इन्होंने उस MPA को ह्यूमिलिएट किया तो उनकी भी ह्यूमिलिएशन हुई है। इर्द गिर्द के MPAs ने भी देखा है, वो जिनकी हुई है और जिन सब ने देखा है, उन्हें एक सबक मिला यहाँ से कि जो आपसे कमज़ोर है उसको आप बेइज्जत कर सकते हैं। अब इन दोनों दोस्तों ने और दूसरे MPAs ने जब वापस जाना है असम्बली से निकल के, तो जो अपने से नीचे वाला बंदा इनको मिलना है, इन्होंने उनके सामने मरियम नवाज़ बनने की कोशिश करनी है। ये मिलिट्री में भी ऐसा ही होता है। मिलिट्री में जब आप जूनियर आते हैं नीचे, तो आपके सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कुछ भी कह देते हैं, गाली गलोच भी हो जाती है कई दफ़ा। और जब आप उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो आपकी ये लर्निंग करवाई होती है कि जो नीचे वाला है उसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपके जो नीचे वाला होता है, आपकी पहले ही ये लर्निंग करवा दी जाती है कि ये आपसे बहुत कमतर है। और आपकी लर्निंग, क्योंकि यू लिव्ड विद इट, सिर्फ आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, यू लिव्ड इट ना, तो आपको ये बाकायदा ट्रेनिंग आपकी हो गई, क्योंकि आपने जी लिया उस रोल के अंदर। और आपको ये पता है जो जूनियर है उसको सब सुनना पड़ता है, और अगर कोई कहे कि यार ये ना कर, मतलब कुछ साथी कहे, तो ये हमारे साथ नहीं होता रहा, यही कल्चर है। तो अब ये जो MPAs हैं, और यही वजह है कि जब मिलिट्री के अंदर कोई भी ऑफिसर किसी को ऑर्डर देता है तो वो आगे से ये नहीं सोचता कि ये एथिकल है, अनएथिकल है, ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो ये सर है, क्योंकि वो ट्रेनिंग वो है। आपने पहले वालों को ये करते देखा है, आपके पीछे वालों ने भी यही करना है। तो आपने किसी को फॉलो किया, किसी ने आपको फॉलो करना है, तो चल है, रवाज है ये वहाँ का। अब ये MPA साहबान जो हैं ये भी यही सोचेंगे कि जो हमसे ताकतवर है उसका हक है हमें बेइज्जत करना। तो जब ताकतवर का हक है, तो जहाँ पर ये ताकतवर बनते हैं, आप सड़क पे खड़े हुए सिपाही को देख लें, पुलिस वाले को, जैसे ही आप ताकत में होते हैं वो आपको ऐसा सलूट ठोकेंगे कि आप जो है आप कहेंगे इससे तो ताबेदार बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो गरीब आदमी का साइकिल रोकेंगे, रिक्शा रोकेंगे, उसके लिए वो उतना ही फ़िरौन बनेंगे जैसे IG पंजाब इस टाइम किसी पुलिस वाले के लिए, मताहत के लिए, या किसी और इंसान के लिए, तगड़े बंदे के लिए भी फ़िरौन बनेगा।
तो ये जब आप इस तरह के हाई पावर डिस्टेंस कल्चर जनरेट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, तो फिर जिसके पास ताकत होती है वो दूसरे को अब्यूज़ करता है। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा ऊपर वाले लोगों पर होती है। जो ऊपर लोग बैठे होते हैं, लीडरशिप होती है, उनका काम होता है कि उनमें हम्बलनेस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, ताकि दूसरे उनको देखकर उनकी तकलीद करें। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर हाफिज़ साहब जिन लोगों को यहाँ पर लेके आए हैं, वो लोग छिछोरे तो हैं ही, अनपढ़ तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर बला का गुरूर भी है। लेकिन करें क्या, हाफिज़ साहब को ऐसे ही लोग पसंद हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।